क्लास 12th में आने के बाद हर एक बच्चे का ये सपना होता है कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करे, आगे बढ़े, एक्सपोजर मिले और वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हो, ताकि ग्रेजुएशन करने के बाद उसे अच्छा पैकेज मिले और वो अच्छी जगह जॉब कर रहा हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबका गोल यही होता है दैट वी हैव टू बी सक्सेसफुल। बट लाइफ में सक्सेस तभी मिलती है जब आपके पास सही गाइडेंस होती है, राइट। और 12th में स्पेसिफिकली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो काफी ज्यादा डायरेक्शन में बेविल्डर्ड होते हैं और उनको इतना कंफ्यूजन होता है कि वो क्या करें क्या ना करें, कौन सा कोर्स लें, कौन सी पढ़ाई करें, कौन सी पढ़ाई ना करें। सो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। बट रिमेंबर दिस कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो बिना डिटर्मिनेशन के, बिना मेहनत के और बिना गाइडेंस के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और अगर मान लो आप बढ़ भी गए तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, हो सकता है कि आपकी आधी उम्र निकल जाए। सो सही डायरेक्शन क्या है? देखो, आप सभी लोगों को CUET के बारे में मालूम है। दिस इज एन एग्जाम जो कि एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हर एक बच्चे को अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए कि वो एफिशिएंट है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लायक है, राइट। तो आप इस एग्जाम को देते हो। इस एग्जाम में आपकी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, डीम यूनिवर्सिटीज हो गई, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हो गई और साथ ही साथ में आपकी स्टेट भी यूनिवर्सिटीज हो गई, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसका पार्ट है, राइट। तो जब आप इस एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में कंपटीशन कितना है। ये कोई हजारों का कंपटीशन नहीं है, ये लाखों का कंपटीशन है। अगर आप 2022 की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 14 लाख बच्चे इसमें बैठे थे। फिर उसके बाद अगर CUET 2023 की बात करोगे तो 16 लाख के आसपास का कॉम्पिटिशन रहा है और CUET 2024 की बात करोगे तो 13.5 लाख के आसपास बच्चे इसमें मौजूद थे। तो आप ये सोच सकते हो कि आपका कंपटीशन एक दो से या सैकड़ों से या हजारों से नहीं है, आपका कंपटीशन लाखों से है, राइट। और जैसे जैसे आप इस एग्जाम के लिए आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे ये कंपटीशन का लेवल भी बढ़ रहा है। आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो आप देखोगे 2022 का इजी था, 2023 का थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया गया, फिर 2024 का और भी कॉम्प्लिकेट किया गया और प्लस इसके एग्जाम पैटर्न्स, क्वेश्चंस काफी हद तक चेंज हुए हैं। लेकिन अगर आप अपडेटेड नहीं हो सकता है आपने पुराना कुछ जान रखा हो और आप नए में उसी हिसाब से चल रहे हो। सो आप सभी लोगों के लिए जरूरी है बेटा कि आप अपडेटेड रहें इस एग्जाम के लिए। और अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप बिना गाइडेंस के इसके लिए आगे मत बढ़ें। अब बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक वो है जो ड्रॉपर्स हैं, राइट। ड्रॉपर्स ने ड्रॉप लिया हुआ है, उनके पास गैप ईयर है, उनके पास पढ़ने के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहती हैं अनटिल एंड अनलेस उन लोगों ने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लिया हो। वहीं जो 12th का बच्चा है वो बैलेंस ही नहीं बना पा रहा है कि आखिर मैं 12th की पढ़ाई और CUET की पढ़ाई बैलेंस में कैसे करूं, राइट। तो आपको बेटा ये समझना पड़ेगा कि आप इसकी पढ़ाई जो है अलग अलग नहीं कर सकते, आपको इसकी पढ़ाई टुगेदर ही करनी पड़ेगी। सो इट्स नेसेसरी कि आप अपने दोनों हाथों को बांध करके पढ़ाई करना शुरू करें, यानी कि आप 12th के साथ साथ ही अपनी CUET की पढ़ाई करना शुरू कर दें। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर मेरे को 12th की पढ़ाई के साथ साथ CUET की पढ़ाई करनी है तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ। तो उससे पहले आप ये जान लो कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखो, आप जहां से भी बिलोंग करते हो, जिस भी जगह से बिलोंग करते हो, आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में भी लिख करके दे सकते हो कि आप कहां से बिलोंग करते हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। आपका कुछ ना कुछ तो ड्रीम होगा या आपको ये तो पता होगा कि आप कहां तक जा सकते हो, क्या आपका सपना है किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, राइट। तो आप गिन करके 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज अपनी कॉपी में लिख लो जिसमें आप जाने का सपना ढूंढ रहे हो। अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो उसमें दिल्ली आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर आता है जवाहरलाल नेहरू, फिर आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है, यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया भी है और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी है। इनके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आते हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। कोई लैंग्वेज के लिए बच्चा जाना चाहता है तो वो सबसे ज्यादा JNU को प्रेफर करता है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन इसलिए होते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करता है। फिर BHU आता है जो कि साइंस कोर्सेज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यूपी का बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है पढ़ने के लिए, राइट। तो ये यूनिवर्सिटीज आपके पास है। अब आता है पार्ट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट का। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आओगे 2022, 2023 और 2024 में ये चेंज होते रहे हैं, राइट। पहले आप 9 पेपर ले सकते थे, उसके बाद जब 2023 आया तो आप 10 पेपर ले सकते थे। अब इन्होंने उसको कम कर दिया था 2024 में और इसका स्पेसिफिकेशन उन्होंने 6 तक कर दिया कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 ले सकते हो, जिसमें से आपका एक लैंग्वेज और एक डोमेन और एक आपका ऑब्वियसली GT,
वो तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जो लेना है वो आप ले लो, राइट। तो आप लैंग्वेज और जीटी को उन्होंने कंपलसरी कर दिया, मतलब आपके पास ऑप्शन बचते हैं कि अगर आपको लैंग्वेज बढ़ानी है तो बढ़ा लो, आपको डोमेन बढ़ाने हैं तो बढ़ा लो। जनरल टेस्ट में और कुछ होता ही नहीं, एक सिंगल पार्ट होता है जनरल टेस्ट, जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, राइट, जीएस जिसे आप बोल देते हो, जनरल साइंस, फिर उसके बाद रीजनिंग आती है और क्वांट्स आती है। अगर आपने 6 to 12 का सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आपको अपडेटेड जरूर रहना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आपको करंट की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पर सफर कर सकते हो ना। अब बच्चे के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है कि वो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ले जिससे वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाए। तो आप देखो, एक लैंग्वेज तो लो ही लो, वो आपके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा आप अपने 3 डोमेन्स ले लो, कोई भी 3 डोमेन्स वो जो आपने 12th में पढ़ रखे हैं, और इसके अलावा आप एक जनरल टेस्ट ले लो। अभी अगर आप इनका कॉम्बिनेशन मिलाओगे तो आपके ये 4 और ये 5 हो रहा है। अगर आप एक एक्स्ट्रा और डोमेन रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, या एक एक्स्ट्रा और लैंग्वेज रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 2 लैंग्वेजेस ले रहे हो तो ऑब्वियसली चीज़ है आप सिर्फ 3 डोमेन ले पाओगे, और अगर आप एक लैंग्वेज ले रहे हो तो आप मैक्सिमम 4 डोमेन्स ले सकते हो। एक जनरल टेस्ट आपका फिक्स्ड है। फिर इसके बाद आता है कि मैम सबसे ज्यादा कंपटीशन किस में है, ये सबसे ज्यादा मुझे कौन से पेपर के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये हर एक बच्चे का क्वेश्चन होता है कि मैम मैं कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढूं, कौन सा सब्जेक्ट कम पढूं। तो देखो बेटा, जिसका कंपटीशन सबसे ज्यादा है उसमें कहीं ना कहीं स्कोर करना और उसमें अच्छा मार्क्स लाना भी एक तरह का कंपटीशन ही हो जाता है आप लोगों के लिए, राइट। सो आप सबसे ज्यादा डिमांडिंग आपका जो सब्जेक्ट रहता है यहाँ पर वो रहता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज शायद इस वजह से भी डिमांडिंग रहता है क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम कोर्सेज के लिए लैंग्वेज को तो कंपल्सरी करती ही करती है। लैंग्वेज आपके लिए स्कोरिंग भी होता है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। देन आता है फिर जनरल टेस्ट, जिसके लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस होते हैं। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी। तो ये जो डेटा है आपका, ये 2024 का है। ऑल्दो ये वैरी कर सकता है बाकी सब्जेक्ट में, लेकिन लैंग्वेज और जीटी का ये काफी हद तक फिक्स्ड ही रहता है ना। अब बात आती है कि पेपर की, कि मैम ऑफलाइन होगा पेपर कि ऑनलाइन होगा। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है प्रेजेंट टाइम पर कहना, क्योंकि 2 साल से आपका पेपर ऑनलाइन हो रहा था, 2024 में आपका पेपर ऑफलाइन हुआ। अब ये हमें एकदम लास्ट मोमेंट पे फेब के आसपास पता चलता है कि ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, बट जिस तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखी गई ऑफलाइन पेपर में, सो वी आर कंसिडरिंग कि ये पेपर आपका ऑनलाइन ही हो सकता है, और बेहतर ही रहेगा कि अगर ये पेपर ऑनलाइन ही होता है तो, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे वो जो OMR की टाइम कंस्ट्रेंट है उससे बाहर निकल पाए और अपना पेपर अच्छे से कर पाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए मैटर करता है इस पेपर में अच्छा स्कोर करना। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो आपका जो स्कोर है वो कम हो जाएगा ओवरऑल, और आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाती है, राइट। तो आपने पढ़ना है, ऑब्वियसली लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, बट यहाँ पर आपके लिए मैटर कर जाता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, जिस कोर्स में आप जा रहे हो, क्या उसके लिए आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट में जीटी है या नहीं है, राइट। तो लैंग्वेज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। डोमेन्स अगर किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप पढ़िए, किसी के लिए अगर एक की ही जरूरत है तो एक पे ही आप फोकस करिए, अगर किसी में 3 की जरूरत है तो आप 3 पे फोकस करिए, और अगर आपका किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोर्स में आपका जीटी रिक्वायर्ड है तो उस जीटी के प्रिपरेशन के लिए आपको जरूर से जरूर जाना पड़ेगा। जैसे अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करोगे, वहां पर जनरल टेस्ट कंपलसरी है, राइट ना। बच्चे बोलते हैं कि मैम हम किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारा जो प्लान है ना वो एकदम परफेक्टली वर्क करे, कि हाँ अगर मैं इस पैटर्न में पढ़ाई करूंगा ना तो मैं एकदम एग्जैक्ट 100% पढ़ाई कर पाऊंगा और मेरे लिए कोई भी लूप एंड होल नहीं बचेगा। तो देखो, बिना स्टडी प्लान के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी सफरिंग हो सकती है, क्योंकि आपको लगेगा अच्छा ये बच गया है चलो कल कर लेंगे, ये बच गया है कल कर लेंगे। तो वो वाला थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा बहुत वैल्यू करता है। तो आप हर एक सेकंड को बहुत ही स्पेसिफिकली यूटिलाइज करो। इवन अगर आपको ब्रेक भी लेना है ना तो भी ब्रेक लो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को सीयूटी का एग्जाम देते हुए एग्जॉस्टेड होते हुए देखा है। इतने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है, इतना पढ़ता है कि एग्जाम टाइम पे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सो मैं वो नहीं चाहती कि कोई बच्चा हॉस्पिटलाइज हो रहा हो, ब्रेक ना ले रहा हो, सिर्फ पढ़ता जा रहा हो। लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई मत करना। लास्ट के 1-1.5 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपने पहले से अपने सब्जेक्ट्स पर अच्छे से कमांड नहीं कर रखी है तो। दूसरा, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स का इस्तेमाल ऑब्वियसली करिए। आप 1:3:7 रेशियो का
इस्तेमाल करिए। एक दिन पढ़िए, तीसरे दिन रिवीजन करिए और फिर 7वें दिन फिर रिवीजन करिए। ये बेस्ट अप्रोच रहती है। तो इस वजह से अपने प्लानर में आप ज़रूर से ज़रूर डालेंगे कि आप रिवीजन किस दिन करेंगे, क्योंकि रिवीजन आपको रिटेन करने में हेल्प करेगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज का जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं करिए, क्योंकि बुक्स हर बार ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चा बुक्स में जो लिखा हुआ है उसको समझ पाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चे को शायद पता ही नहीं होता कि बुक में से कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, कितना उसके काम का है और कितना उसके काम का नहीं है, और कई बार ना अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आती है। सो ये आपकी दूसरी इफेक्टिव टेक्निक है जो आपको हेल्प कर सकती है। तीसरी चीज़, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो अपना 100% फोकस और कॉन्सेंट्रेशन दीजिए पढ़ते टाइम उस चीज़ के ऊपर कि आप 10 बार उसको ना पढ़ें, क्योंकि जब आप एक बार कॉन्सेंट्रेशन के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपको नहीं भूलती, लेकिन अगर आप बस खाली पीली पढ़ रहे होते हैं उसको तो वो आपको सफरिंग बन सकती है इन फ्यूचर। देन टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठें, क्वेश्चंस करने के लिए बैठें, टाइमर सेट करके बैठें। अगर आप टाइमर सेट करके नहीं बैठेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप टाइम ज़्यादा दे रहे हैं क्वेश्चंस को, और जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे मतलब आप उतना ही पीछे हैं बाकी स्टूडेंट से। अगर आपका पेपर छूट गया तो आपके मार्क्स कम आएंगे, और एक एक मार्क्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होगा हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क मिलता है। अगर आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, और अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हो तो आपको 0 मार्क्स मिल रहा है। सो आपके मार्क्स यहाँ पर एक एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक एक मार्क आपका वैल्यूएबल है। फिर आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए लाइक मस्ट है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट तो देकर के जाने ही जाने हैं। अगर आप अपने एग्जाम से पहले 30 PYQs और मॉक टेस्ट का सेट लेकर के गए हो, पढ़ करके गए हो, प्रैक्टिस करके गए हो, ठीक है, तो बहुत परफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसको भी एम ही पढ़ना है। आप इसके लिए भी एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज करोगे। आपने अपना टेस्ट दिया, हो सकता है कोशिश करना जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आप वही क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं। जो नहीं आते हैं आप उन्हें छोड़ सकते हो, राइट। लास्ट में आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपको लगे कि आपके पास टाइम ज्यादा है। आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वही जो आपको आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं, राइट। आपको जैसे लैंग्वेज और डोमेन्स में जाओगे तो आपको 50 में से 40 सिलेक्ट करने होंगे। आप अगर जनरल टेस्ट में जाओगे तो आपको 60 में से 50 सिलेक्ट करने होंगे। तो आपका सिलेक्शन बहुत मैटर करता है क्वेश्चंस का। दूसरा, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो, PYQs कर रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो आप एनालिसिस जरूर करें। आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, राइट। अगर आपने गलत किया तो आपको आता नहीं था इसलिए गलत किया, या फिर आपने सिली मिस्टेक किया है। आपको अगर आता था तो आपने ऐसा तो नहीं है गेस वर्क के ठीक किया, या फिर आपको वो क्वेश्चन जो था ना वो आता था, अच्छे से आपने पढ़ा हुआ। ये सब आपकी नॉलेज में होना चाहिए ताकि आप अपने स्ट्रेंथनेस जो भी है, आपकी स्ट्रेंथ जो भी आपकी वीकनेस है, उस पर आप वर्क कर सको। अगर अच्छा है तो उसे फाइन ट्यून करना है, कम टाइम देना है। लेकिन अगर कुछ नहीं आता है तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। तो उस पर आप ज्यादा टाइम दोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है कंसिस्टेंसी। बेटा पढ़ते पढ़ते अगर आप कुछ भी दिन का ब्रेक लोगे ना तो आप सफर करोगे। तो कोशिश करो ब्रेक ना लो, जितना कम ब्रेक लोगे उतनी अच्छी स्टडीज आपकी हो पाएंगी। प्लस अपने जो 5 मंथ का टेन्योर है, दिसंबर से लेकर के आपका अप्रैल तक का, डिवाइडेड है ना। आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी का आधा महीना ले लो स्टार्टिंग का, है ना, और कम से कम अपने 2.5 महीने दो कंप्लीट डेडिकेटेड स्टडी के लिए। पूरी पढ़ाई करनी है आपको, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, एक एक चैप्टर अच्छे से समझना है और बहुत डिटेल में अपनी थ्योरी वाला पार्ट कवर करना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ अगर डेली आप छोटे छोटे क्वेश्चन कर ले रहे हो उसके तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आपका शुरू होता है फेज 2, जिसमें आपको अपना 1.5 महीना देना है, फरवरी मिड से लेकर के आपका मार्च एंड तक। और ये वाले टाइम में आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है बेटा, क्योंकि ये वाले टाइम में आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो भूल रहे होगे। तो आप भूलो ना, इसलिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, अपने नोट्स अपने सामने रखो, और जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो देखो कि उसमें कौन सा रूल लग रहा है, आपने कहाँ पढ़ा था, ये वाला रूल है। तो आप जितने बुक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट, जितने आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो। ये आपका रिविजन टाइमिंग है, ये आपका प्रैक्टिस टाइमिंग है, आपके लिए बहुत क्रूशियल है। फिर लास्ट में आता है आपका अप्रैल का महीना। सो ये अप्रैल मंथ आप डेडिकेट करोगे अपने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसमें आप इनके अलावा कुछ नहीं करोगे, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करके जानी है। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है, स्ट्रैटेजी के साथ करना है, और टाइम लिमिट के अंदर करना है। और कोशिश करो कि आप अपने आप को दिन में 6 से 8 घंटा हर हाल में दो ही दो, राइट। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैम मेरे तो बोर्ड्स भी आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा, तो बेटा आपको मैंने बोला ना, फरवरी स्टार्टिंग तक ही आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो 15 फरवरी तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको 2 घंटे तो देने पड़ेंगे इंग्लिश को। आप इंडिविजुअली अगर डोमेन्स चाहो तो 1-1 घंटा अपना दे सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सैटरडे संडेज का टाइमिंग ले सकते हो, बट ये आपको प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना ही करना है। और अपना हर दिन का प्लान आप कॉपी में लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आज आपका डे है, सब
सपोज दिस इज संडे है ना, तो संडे को आज आप दिन भर में क्या करने वाले हो, आज आपकी डेट क्या है, आपका कौन सा स्पेसिफिक टास्क है, राइट इट। टू डू लिस्ट अपनी बनाओ कि आपने क्या क्या करना है, राइट। आपने नोट्स बनाओ कि क्या क्या स्पेसिफिक बच गया है अगर पूरे दिन को आप एंड करते हो तो। सपोज आपने प्लान किया हुआ है कि अभी आप फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है ना, और फिजिक्स आपने पढ़नी है कितने बजे, सपोज आप सुबह से पढ़ना शुरू करते हो 9 बजे से, और 9 से आपने कोशिश किया 10 बजे तक आप फिजिक्स पढ़ो, तो ये 1 घंटा आपने पूरी फिजिक्स पढ़ लिया, राइट। फिर उसके बाद आपने दूसरा घंटा स्टार्ट करना है, तो आपने अपना टाइम दे दिया सपोज केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री आपने 10 से 11 पढ़ ली। अब देखो ना, कॉन्स्टेंटली आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली है, तो अब आपको 2 घंटे के बाद फिर पढ़ने नहीं बैठ जाता है। अपने आप को ब्रेक दो, आधा घंटे का, 1 घंटे का, जितना देना चाहो आप दे सकते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मत करना, आधा घंटा बहुत सफिशिएंट होता है, वैसे बहुत ज़्यादा चाहिए हो तो 1 घंटा ले लो, ठीक है। फिर आप अपना थर्ड प्लान बनाओगे। थर्ड प्लान इज अब आपको मैथ्स पढ़नी है, राइट। तो मैथ्स आपने उठा लिया, सपोज 12 बजे आपने उठाया ये, ठीक है। आपने मैथ्स पढ़ना शुरू किया, आपको लग रहा था कि मैथ्स आपने 1 घंटे पढ़ ली, जितनी पढ़ी मैक्सिमम है, सफिशिएंट है। उसके बाद आपने चौथा टाइम बनाया अपना इंग्लिश का। इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंग्लिश आप देखोगे सीयूटी में तो थोड़ा लेंदी रहता है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आप चाहो तो उसको 2 घंटे दे सकते हो, है ना। 1 घंटे आप इसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और दूसरे घंटे में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करो, वोकैबुलरी लर्न करने की कोशिश करो। तो आप कोशिश करो कि आप 1 बजे से अपना पढ़ाई शुरू कर रहे हो, आपने 1 बजे से 2 बजे तक पढ़ा, फिर आप ना फ्री हो गए, यहाँ पे आधा घंटे का आपने गैप ले लिया, आप 2:30 बजे तक फ्री थे और आपने 2:30 बजे से फिर से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दी, और 2:30 से लेकर के 3:30 तक आप बैठे हो पढ़ने के लिए कि आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो आपने इंग्लिश से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि इंग्लिश माना जाता है काफ़ी हद तक फन भी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना, क्योंकि वो हर बार कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो फिर आप अपना ये 1 घंटा और प्रैक्टिस को दो, और बाकी आपका जितना भी इवनिंग वाला टाइमिंग है उसमें जितना प्रैक्टिस कर सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम करो। लेकिन आपका एक स्पेसिफिक शेड्यूल, एक स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हो, आज क्या क्या खत्म करना है, और लास्ट में एंड करते करते जब आपका डे एंड होगा तो आप यहाँ पर लिख भी दोगे कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो रह गया है आपका, जो आप नेक्स्ट डे कंप्लीट करोगे एक्स्ट्रा के साथ। तो अगर ये 2.5 महीने आपने डेडिकेटेडली अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दिया ना बेटा, आपका आने वाला 1.5 महीना और उसका आने वाला 1 महीना बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस होगा और कुछ नहीं। बिलीव मी, दिस इज चाणक्य नीति कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, राइट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर एंड डोंट अबंडन इट। एक बार अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया तो डरो मत कि तुम फेल हो जाओगे, डरो मत कि तुम्हें छोड़ना है उस चीज़ को, राइट। जो लोग सिंसियरली काम करते हैं ना, वो बहुत हैप्पीएस्ट रहते हैं, क्योंकि वो अपने गोल्स को अचीव कर रहे होते हैं और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के तरीके ढूंढ रहे होते हैं जो शायद आपने नहीं ढूंढे हैं। और अगर आप लोग परेशान हो रहे हो कि आप एक स्पेसिफिक शेड्यूल कहाँ पे प्लान करो, तो आपके पास डेल्टा बैच है अवेलेबल फॉर साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज जीटी। आप चाहो तो इंडिविजुअली जाकर के इसको स्टोर से ले सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप कोड भी यूज कर सकते हो, दैट इज Y484। आपको मैं एक बार बता भी देती हूँ, अगर आपको कोड चाहिए है ये बैच तो आप अड्डर 24/7 की ऐप पर जा सकते हो। ये बैच आपका 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है, राइट। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना आप अर्ली बर्ड बनेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर एक दिन भी आप लाइव क्लास मिस करते हो तो सोचो आपका सिलेबस में बैकलॉग हो जाता है। तो अगर पढ़ना चाहते हो तो डेडिकेटेडली अभी से पढ़ना शुरू कर दो। सपोज अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, आप डेल्टा बैच पे गए, आप एंटर कर रहे यहाँ पर, आपने बैच देखा 6 रुपीज़ का था, आपने कोड लगाया Y484। अब देखोगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 30% का, और आपको ये बैच 5999 का मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज जीटी के लिए जाना चाहता है, क्योंकि आपके कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सिर्फ लैंग्वेज जीटी चाहिए होता है, तो आप UG PG एग्जाम्स में जाओगे, ठीक है ना, UG में जाओगे, लैंग्वेज जीटी में जाओगे, इन करोगे, ये आपका 5734 रुपीज़ का है। बट अगर आप कोड यूज़ करते हो Y484 तो ये आपको और कम का पड़ जाएगा, एंड यू विल गेट इट इन 5499 रुपीज़। आई होप गाइज ये जो भी मैंने आज आप लोगों को बताया है इट विल वर्क फॉर यू। आप मुझे बताना कि आज से आप इस पे वर्क करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, और अगर आप अपने दिन भर की पूरी ताकत लगा देते हो तो आप कितना घंटा अपने स्टडी को देने वाले हो। सो आई वॉन्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको स्पेसिफिक कोई भी डाउट आता है तो वो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।